गांव का नाम था सोनापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहां की हवा बदल जाती थी। खास तौर पर गांव के बाहर बना एक पुराना कुआं, जिसके पास कोई सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। कहते थे उस कुएं से रात को आवाजें आती हैं। रमेश, जो शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था, इन बातों पर हंसता था। उसे लगता था ये सब अंधविश्वास हैं। एक रात बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अचानक रमेश ने सुना, रमेश। वो चौंक गया। ये आवाज उसके कान की बहुत पास थी। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, रमेश, इधर आओ। आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। वो टॉर्च लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचता गया, हवा ठंडी होती गई। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने नीचे झांका। अचानक छपाक, जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। रमेश पीछे हट गया। फिर कुएं से एक और आवाज आई, रमेश, मैं यहीं हूं। अब आवाज और भी साफ थी, लेकिन ये इंसानी नहीं लग रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसे कुएं के अंदर एक चेहरा दिखाई दिया, सफेद, सड़ा हुआ, बिना आंखों का। उसके मुंह से खून टपक रहा था। रमेश की टांगें कांपने लगी। वो भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुड़ा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, उल्टे पैर, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। धीमी आवाज में वो बोली, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? रमेश चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अचानक सब अंधेरा हो। अगली सुबह गांव वालों को रमेश का शव कुएं के पास मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर डर जमा हुआ था। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने कहा था उस कुएं के पास मत जाना। उस रात के बाद कुएं से आवाजें और तेज हो गई। अब वो आवाज किसी एक को नहीं बुलाती। वो कहती है, जो भी अकेला हो वो मेरे पास आए। और आज भी अगर आप सोनापुर गांव से गुजरे और रात में कोई आपको नाम लेकर बुलाए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो देख लेता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। वो हवेली इतनी डरावनी थी कि शाम होते ही कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस हवेली में एक भयानक आत्मा रहती है। कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था, रघुबीर सिंह। उसकी एक ही बेटी थी, माया। माया बहुत सुंदर थी, लेकिन हवेली में हमेशा अजीब घटनाएं होती रहती थीं। एक रात अचानक हवेली में भयानक आग लग गई। लोग कहते हैं कि उस आग में पूरा परिवार मर गया, लेकिन कुछ लोगों का दावा था कि आग लगने से पहले हवेली से चीखने की आवाजें आ रही थीं। उस दिन के बाद से हवेली खाली पड़ी थी और तभी से वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लगभग 25 साल बाद शहर में रहने वाला एक युवक आरव अपने दोस्तों के साथ उस शहर में घूमने आया। आरव को पुरानी और रहस्यमयी जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। उसके दोस्त थे करण, सिया, रोहन, नेहा। एक शाम वे सभी होटल की बालकनी में बैठे थे। तभी होटल के मैनेजर ने उन्हें उस हवेली के बारे में बताया।
मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, उस हवेली के पास रात में मत जाना। लोग कहते हैं वहां कोई आज भी रहता है। करण हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन मैनेजर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आप मानो या ना मानो, पर जो लोग वहां गए वे कभी वापस नहीं आए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों में चमक आ गई। तो तय रहा, आज रात हम वहां जाएंगे। रात के लगभग 11 बजे थे। चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। कभी कभी दूर से उल्लू की आवाज सुनाई देती। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। नेहा डर गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव आगे बढ़ गया। हवेली का बड़ा लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, कर 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 गेट अपने आप खुल गया। सिया कांप गई। ये आवाज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वे अंदर पहुंचे ही थे कि अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। रोहन ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण बोला, शायद कोई जानवर होगा। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। नेहा चीख पड़ी। ये किसने किया? सभी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक सिया को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी पेंटिंग टंगी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में वो तस्वीर दिखाई दी। वो एक लड़की की थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और अजीब सी मुस्कान। नीचे लिखा था माया। सिया बोली, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में मैनेजर बता रहा था? तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। रोहन ने डरते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने देखा? क्या? उसकी आंखें अभी अभी हिली थीं। सब चुप हो गए। आरव हंस पड़ा। तुम लोग बेवजह डर रहे हो। लेकिन तभी पेंटिंग की आंखों से खून की एक बूंद नीचे गिर गई। नेहा जोर से चीख पड़ी। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अंधेरा और घना हो गया। हवा में अजीब सी बदबू फैल गई। तभी ऊपर से एक लड़की की आवाज आई, धीमी, डरावनी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सिया ने कांपते हुए कहा, कहां है? आवाज फिर आई, ये मेरा घर है। अचानक सीढ़ियों पर एक आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। नेहा रोने लगी। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। वो लड़की अब उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। अब तुम लोग कभी यहां से नहीं जाओगे। आरव ने तुरंत चिल्लाया, भागो! चारों दोस्त अलग अलग दिशा में भागने लगे। हवेली के अंदर अजीब आवाजें गूंज रही थी। कभी हंसी, कभी रोने की आवाज, कभी किसी के दौड़ने की आवाज। रोहन एक कमरे में छिप गया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे टॉर्च घुमाई और जैसे ही रोशनी पीछे गई, वो लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी। रोहन की चीख पूरी हवेली में गूंज गई। इधर आरव और सिया किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक पुराना कमरा मिला। उस कमरे में एक डायरी पड़ी थी। डायरी माया की थी। आरव ने उसे खोला। उसमें लिखा था, मेरे पिता बहुत क्रूर हैं। उन्होंने कई लोगों को मार डाला है। जो भी इस हवेली का राज जानता है उसे जिंदा नहीं छोड़ते। आगे लिखा था, आज उन्होंने मुझे भी बंद कर दिया है क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया था। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान लो
इस हवेली में कई निर्दोष लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और पीछे से वही आवाज आई, तुमने मेरा सच जान लिया। आरव और सिया धीरे धीरे पीछे मुड़े। माया उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे मुक्ति चाहिए। आरव ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? माया बोली, मेरे पिता ने हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना बनाया था। वहां कई लोगों की लाशें दफन हैं। जब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी, मैं भी यहां से नहीं जा सकती। तभी अचानक पूरी हवेली हिलने लगी और एक भयानक आवाज गूंजी, माया। सीढ़ियों से एक डरावनी आकृति नीचे आ रही थी। वो था रघुवीर सिंह की आत्मा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। रघुवीर सिंह चिल्लाया, कोई भी इस हवेली का राज नहीं जान सकता। हवा अचानक तेज हो गई। चारों ओर चीजें उड़ने लगीं। माया ने आरव से कहा, तहखाना खोलो जल्दी। आरव ने फर्श पर एक पुराना दरवाजा देखा। उसने पूरी ताकत से उसे खोला। नीचे कंकाल ही कंकाल पड़े थे। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी फैल गई और सारी आत्माएं बाहर निकलने लगी। रघुवीर सिंह जोर से चीखा, नहीं। अचानक वो धुएं में बदल गया और पूरी हवेली शांत हो गई। सुबह पुलिस और गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्हें वहां कई पुराने कंकाल मिले। आरव और सिया बेहोश पड़े थे। रोहन और नेहा का कहीं पता नहीं था। लेकिन जाते जाते सिया ने हवेली की खिड़की की ओर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी और धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गई। अंत या शायद नहीं। उस घटना के बाद हवेली को तोड़ दिया गया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कभी कभी रात में उस जगह से अब भी किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है। और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो हवा में एक आवाज गूंजती है, तुम यहां क्यों आए हो?